जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है। कोई बहुत आलीशान काम नहीं है, लेकिन हाँ, घर का खर्चा निकल जाता है। पेट्रोल पंप, कन्वीनियंस स्टोर्स, छोटी मोटी दुकानें, ऐसी जगह जहां ज्यादातर बस बैठे रहना होता है और चीजों पर नजर रखनी होती है। लेकिन जब मैंने नोएडा के एक मॉल में नाइट शिफ्ट के लिए ऐड देखा तो लगा जैसे किस्मत खुल गई। सैलरी अच्छी थी, ऐसी जो मैंने सालों में नहीं देखी थी। टाइमिंग्स भी ठीक थे, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। बस एक बिल्डिंग थी और मैंने सोचा कि शांत और आसान काम होगा। कितना ही मुश्किल होगा। मैं तो पहले से ही ख्यालों में सिक्योरिटी ऑफिस में बैठकर कैमरास देखते हुए और उस जगह घूमते हुए इमेजिन कर रहा था जो रात की खामोशी में कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती थी। मैंने फौरन अप्लाई कर दिया और अगले ही दिन कॉल आ गया। मैनेजर थे मिस्टर शर्मा, पूछ रहे थे कि क्या मैं उसी दिन दोपहर को इंटरव्यू के लिए आ सकता हूं। थोड़ा अचानक लगा, पर मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मुझे नौकरी की जरूरत थी और मॉल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैं गाड़ी चलाकर वहां पहुंचा, इस एहसास को झटकने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। क्या मॉल एक नाइट गार्ड के लिए इतना बेताब था? इंटरव्यू बहुत जल्दी में हुआ, जैसे बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हों। शर्मा जी ने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बेसिक्स बताए। हर 15-30 मिनट में कैमरा चेक करना, हर घंटे पेट्रोल करना। कुछ भी नया नहीं था। आखिर में उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम आज रात से ही ज्वाइन कर सकते हो? मैं चौंक गया। ज्यादातर जगह पेपर वर्क या बैकग्राउंड चेक के लिए टाइम लेती हैं, लेकिन मैं बहस करने वाला नहीं था। जी सर, मैंने कहा, कोशिश करते हुए कि मैं ज्यादा उत्सुक न लगूं। वो रिलीव्ड लगे। स्टाफ की कमी है, उन्होंने माना, अपने माथे को ऐसे मलते हुए जैसे दिन बहुत लंबा और थका देने वाला था। पिछले कुछ गार्ड्स ज्यादा दिन टिके नहीं, उम्मीद है तुम अलग होगे। उनकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। इसका क्या मतलब था? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उन्होंने मुझे ऑफिस की एक चाबी दी और ठीक 11 बजे रिपोर्ट करने को कहा। जितनी जल्दी मैं शुरू करूंगा उतनी जल्दी सैलरी मिलेगी, मैंने खुद से कहा। मैंने उनसे हाथ मिलाया, ऑफिस से निकला और शिफ्ट से पहले कुछ घंटे सोने के लिए घर चला गया। जब मैं मॉल पहुंचा तो अंधेरा और सन्नाटा था। पार्किंग लॉट, जो दिन में गाड़ियों से भरा रहता था, अब लगभग पूरा खाली था। कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां पार्किंग लाइट्स की हल्की रोशनी में खड़ी थीं, लेकिन जगह इतनी बड़ी और शांत लग रही थी कि बिल्डिंग एक सोते हुए दानव जैसी लग रही थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि गाड़ी घुमाकर घर चला जाऊं। कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने इसे पहले दिन की घबराहट समझकर टाल दिया और एम्प्लॉई एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। मिस्टर शर्मा दरवाजे पर ही मिले। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक घुमावदार गलियारों से सिक्योरिटी ऑफिस तक ले गए, रास्ते में बेसिक प्रोटोकॉल्स फिर से समझाते हुए। ऑफिस खुद छोटा सा था। मॉल के पिछले हिस्से में एक तंग कमरा, जो बिल्डिंग में लगे कैमरास की धुंधली सी फुटेज दिखाने वाली स्क्रीन से भरा हुआ था। हर 15-30 मिनट में कैमरा चेक करना, उन्होंने याद दिलाया, अपने राउंड्स लेना, देखना सब कुछ जगह पर हो, वही सब यूजुअल चीजें। आखिर में उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, और हाँ, एस्केलेटर्स और प्ले एरिया पर खास नजर रखना, वहां कभी कभी कुछ अजीब चीजें होती हैं। इस आखिरी बात पर मैं रुका। अजीब चीजें? उन्होंने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अरे, ज्यादातर बच्चे मॉल बंद होने के बाद घुसने या शरारत करने की कोशिश करते हैं, तुम देख लोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया, हालांकि उनके लहजे से मेरे रूंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस का एक प्रिंटेड शीट दिया, फिर से हाथ मिलाया और कहा, गुड लक, सुबह मिलता हूं। उनके जाने के बाद मैं अकेला था। खाली मॉल की खामोशी एक भारी चादर की तरह मुझ पर छा गई। मैं मॉनिटर्स के सामने कुर्सी पर बैठ गया, कैमरा फीड्स बदल बदल कर देखने लगा। एस्केलेटर्स रुके हुए थे, दुकानें अंधेरी और खाली थीं। एक पल के लिए मुझे सुकून मिला। ये बस एक मॉल ही तो था, इसमें डरने वाली क्या बात थी? बस एक बड़ी खाली बिल्डिंग। कुछ ही मिनट बाद मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैं उछल पड़ा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वहां ठीक मेरे बगल में एक जैनिटर खड़ा था। वो मुस्कुराया। साफ था कि मेरे रिएक्शन से उसे मजा आया। डराना नहीं चाहता था भाई, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तुम नए वाले हो ना? मैंने घबराहट भरी हंसी के साथ टेंशन कम करने की कोशिश की। हाँ, मैं ही हूं। मुझे नहीं पता था कि रात में यहां जैनिटर भी होता है। उसने कंधे उचकाए। वो हम में से एक को हमेशा रखते सफाई के लिए, ताकि अगले दिन के लिए सब तैयार रहे। फिर उसका लहजा थोड़ा गंभीर हो गया। बस ये ध्यान रखना कि तुम नियम फॉलो करो। मैं चौंका। नियम? मतलब वो इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने दिए?
उसने मुझे एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा दिया और एक अजीब सी संजीदगी से मेरी तरफ देखा। ये मैनेजर के दिए हुए नहीं है, ये वो नियम है जिनकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी अगर तुम ये रात काटना चाहते हो। मैंने कागज खोला, आधा उम्मीद कर रहा था कि ये किसी तरह का मजाक होगा, लेकिन उस पर लिखे नियमों की लिस्ट बिल्कुल भी मजाकिया नहीं थी। रात में सुरक्षित रहने के नियम। नियम 1, हर 15 से 30 मिनट में सिक्योरिटी कैमरास चेक करो, लेकिन फुटेज को ज्यादा देर तक घूरकर मत देखो। नियम 2, आधी रात के बाद मैनेकिन्स को सीधा मत देखो। अगर मैनेकिन्स अपनी जगह बदलें तो तुरंत उस जगह से चले जाओ। मैं लिस्ट को देखता रहा, मेरे पेट में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तुम सीरियस हो? जैनिटर की मुस्कान गायब हो चुकी थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, नियम मानो वरना तुम्हारा हाल भी पिछले वाले जैसा होगा। मैंने हंसने की कोशिश की। तुम्हारा मतलब पिछले गार्ड से है? उसने हां में सिर हिलाया, उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने एक ही रात में नौकरी छोड़ दी। ओके, मैंने लिस्ट के बाकी नियम देखे बिना कागज अपनी जेब में डाल लिया, घबराहट से हंसते हुए। ठीक है, मैं अपना पहला राउंड लगाने जा रहा हूं। जैनिटर एक तरफ हट गया, मुझे एक लंबी नजर से देखते हुए बोला, ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाया और ऑफिस से निकल गया, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में अटक थे। उसके लहजे में, उसकी नजर में कुछ था, जैसे वो सच में डरा हुआ हो। पर मैं किसी अजीब लिस्ट की वजह से अपना दिमाग खराब नहीं करने वाला था। आधी रात के बाद का टाइम था जब मैंने अपना पेट्रोल शुरू किया। मॉल रात में अजीब सा डरावना लग रहा था, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। हल्का हल्का अंधेरा फर्श पर लंबी एड़ी टेढ़ी परछाइयां बना रहा था। हर आवाज दुगनी लग रही थी। मेरे कदमों की गूंज, फ्लोरेसेंट लाइट्स की हल्की गुनगुनाहट, बिल्डिंग के सेटल होने की दूर से आती चरमराहट। जब मैं एक मेन हॉलवे से गुजर रहा था तो मैंने अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। मॉल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा जरूर था कि रेगुलर पेट्रोल की जरूरत पड़े। चेक करने के लिए बहुत सी दुकानें थीं, कुछ बंद पड़ी थीं, कुछ के शीशे के पीछे अंधेरे में उनके डिस्प्लेज झांक रहे थे। फूड कोर्ट के पास एक बच्चों का प्ले एरिया था, बिल्कुल शांत और सुनसान। रंगीन प्लास्टिक के खिलौने हल्की इमरजेंसी लाइट्स में अजीब और बेजान लग रहे थे। थोड़ा आगे मैं एस्केलेटर्स को देख सकता था, रुके हुए और जमे हुए, जैसे किसी ज्यादा व्यस्त समय के अवशेष हों। मैं इस खामोशी का आदी हो ही रहा था कि तभी मुझे कपड़ों की दुकान में कुछ अजीब लगा। दुकान का दरवाजा पूरा खुला था। मैं रुक गया। मेरी फ्लैशलाइट अंधेरे इंटीरियर पर घूम रही थी। पहले तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने बीम को घुमाया, मुझे अपनी आंखों के कोने से कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। एक हल्की सी हरकत, जैसे कोई अंधेरे में छिपा हो। मैंने अपना सिर घुमाकर सीधा उस तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस कुछ मैनेकिन्स पीछे खड़े थे, हमेशा की तरह स्थिर। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना सिर झटका। कुछ नहीं था, बस मेरा वहम था। मैं उस जेनेटर की अजीब लिस्ट को अपने सिर पर हावी नहीं होने दूंगा। तभी मैंने सुना कपड़ों के खिसकने की हल्की आवाज। मेरी फ्लैशलाइट तेजी से मैनेकिन्स की तरफ घूमी और वो वहां था। उनमें से एक ने यकीनन हरकत की थी। वो अब थोड़ा पास खड़ा था, बाकियों के मुकाबले थोड़ी अलग पोजीशन में। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा है। हे जेनेटर साहब, मैं चिल्लाया, गुस्से से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में। यह जरूर कोई प्रैंक है। वो शायद कहीं छिपकर मुझे देख रहा होगा, मुझे दड़ाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस मेरे पीछे कपड़े के खिसकने की हल्की बेचैन करने वाली आवाज फिर से आई। मैं धीरे से पीछे मुड़ा। मेरी फ्लैशलाइट मैनेकिन्स को स्कैन कर रही थी और तभी मैंने देखा उनमें से एक ने फिर से अपनी पोजीशन बदल ली थी। उसका सिर अब सीधा एग्जिट की तरफ घुमा हुआ था। मेरे गले में सांस अटक गई। यहां कोई और नहीं था। यह कोई ट्रिक नहीं हो सकती थी। मैं जल्दी से दुकान से पीछे हटा। मैं वहां एक पल और नहीं रुकना चाहता था। जाते जाते मैं बार बार अपने कंधे के ऊपर से देख रहा था और तभी मैंने सुना कदमों की आवाज, लेकिन नॉर्मल कदमों की नहीं। ये भारी खुरदुरी आवाज थी, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक फर्श पर रगड़ रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से सीने में पीटने लगा। मैं पीछे मुड़ा
और वो वहां था, दुकान वाला वही मैनेकिन। वो हॉलवे के बीच में खड़ा था, अपने खाली बेजान चेहरे से मुझे घूर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे से सारा खून उतर गया है जब मैंने उससे धीरे धीरे हमेशा की तरह कठोर मेरी तरफ बढ़ते देखा। उसके जोड़ों से हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। उसकी हरकतें रोबोटिक थीं, सख्त, जैसे किसी गुड़िया को आगे खींचा जा रहा हो। मैंने वही किया जो कोई भी होशमंद इंसान करता। मैं भागा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और हॉलवे में दौड़ लगा दी। मेरे कदमों की आवाज उस मॉल के उस विशाल सन्नाटे में गूंज रही थी। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं कितना अजीब लग रहा हूं, मुझे बस उस चीज से दूर जाना था। मैं कोने से मुड़ा, उस हॉलवे में घुस गया जो रेस्टरूम्स की तरफ जाता था। मेरे पीछे कदमों की आवाज रुक गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं रेस्टरूम में घुसा, अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारा, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो मैंने कुछ और देखा। एक औरत स्टॉल्स के पास खड़ी थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, एक साधारण सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म में। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गई। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैं तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रेस्टरूम खाली था। मैं थक कर और डर कर घुटनों के बल गिर गया। ये हो क्या रहा है? मैंने अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश की, इस सब का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे उस लिस्ट का ख्याल आया। मैंने अपनी जेब से वो मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और कांपते हाथों से उसे खोला। वहां काले रंग की स्याही में साफ साफ अगले कुछ नियम लिखे थे। नियम 3, अगर कोई मैनेकिन तुम्हारा पीछा करता हुआ लगे तो पीछे मुड़कर मत देखो। मैनेकिन्स कभी कभी गार्ड्स का पीछा करते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें इग्नोर करोगे तो वो रुक जाएंगे। अगर तुमने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम जानते हो और वो और पास आएंगे। मेरा दिल डूब गया। मैं देख चुका था। नियम 4, रेस्टरूम के आईनों में देखने से बचो। इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले ही 2 नियम तोड़ चुका हूं। जो कुछ भी हो रहा था मैं उसे और बिगाड़ रहा था। नियम 5, अगर तुम्हें किसी बंद दुकान के अंदर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे तो मत सुनो। मैंने मुश्किल से थूक निगला। मैंने अभी तक किसी को नहीं सुना था, लेकिन बस ये नियम जानकर ही मैं बेचैन हो गया। नियम 6, अगर तुम्हें प्ले एरिया से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आए तो तुरंत वहां से चले जाओ। नियम 7, अगर तुम टाइम चेक करो और वो पिछली बार चेक किए गए टाइम से पहले का हो तो तुरंत सिक्योरिटी ऑफिस लौट जाओ। मैंने अनायास ही अपनी घड़ी देखी, टाइम चेक किया। उसमें 11:30 बज रहे थे। मेरा खून जम गया। हो ही नहीं सकता कि 11:30 बजे हों। मैंने अपना पेट्रोल आधी रात के बाद शुरू किया था और उसके बाद काफी टाइम हो चुका था। यह नामुमकिन था। मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। मैं रेस्टरूम से बाहर भागा। मेरा दिल दौड़ रहा था जब मैं सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ वापस जा रहा था। मेरे आसपास की हवा अब ज्यादा भारी, ज्यादा दम घोटने वाली लग रही थी और ऊपर लगी लाइट्स हल्की हल्की झिपझिपा रही थीं। मॉल, जिसे मैंने कभी शांत और सुरक्षित समझा था, अब एक जीवित चीज लग रहा था जो देख रहा था और इंतजार कर रहा था। मैं ऑफिस पहुंचा, अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद करते हुए। मेरी सांसें उखड़ी हुई थीं, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने अपनी घड़ी फिर से देखी। अब लगभग 1 बज रहे थे। यह ठीक लग रहा था, लेकिन पहले क्या हुआ था? टाइम ऐसे कैसे बदल गया था? मैं बैठ गया, अपने कांपते हाथों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपना होश ठिकाने पर रखना था। मैं इस जगह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैंने लिस्ट फिर से निकाली, बाकी के नियम पढ़ने लगा। नियम 8, सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच सिक्योरिटी ऑफिस का दरवाजा लॉक कर लो और किसी के लिए भी मत खोलो। अगर वो नॉक करें तो जरूरी नहीं कि वो वही इंसान हो जो तुम सोच रहे हो। कंफर्म करने के लिए कैमरास चेक करो। नियम 9, अगर तुम्हें किसी ड्रेसिंग रूम से किसी के रोने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलो। नियम 10, अगर तुम्हें कोई एस्केलेटर चलता हुआ सुनाई दे तो जांच करने मत जाओ। सिक्योरिटी कैमरास पर उस एरिया को देखो। नियम 11, किसी भी हालत में अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले मत जाना। अगर तुम जाते हो तो खतरा है कि कोई चीज तुम्हारा पीछा करते हुए मॉल के बाहर आ जाएगी।
मेरे मुंह से घबराहट भरी हंसी निकली। ये कैसी नौकरी ले ली थी मैंने? ये नियम किसने लिखे थे? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वहां बैठा, अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका बोझ मुझ पर हावी होने लगा। वो मैनेकिन, टाइम का बदलना, आईने में दिखी वो औरत, ये सब नॉर्मल नहीं था। जो कुछ भी चल रहा था, मुझे ये रात काटनी थी। रात का 1 बज चुका था और मुझे एक और राउंड के लिए जाना था। जितना भी मेरा मन सिक्योरिटी ऑफिस में बंद रहने का था, मैं जानता था कि मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। साथ ही कैमरास पर कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और वापस मॉल में कदम रखा। जब मैं ध्यान से मेन हॉलवे से गुजर रहा था, मुझे कुछ सुनाई देने लगा। एक बंद पड़ी दुकान से आती हुई हल्की सी बड़बड़ाहट। नियम 5 याद आते ही मेरा खून जम गया। मैं वहीं रुक गया। मेरा दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। बंद पड़ी दुकान से आने वाली बड़बड़ाहट की आवाज धीमी थी। मॉल के एयर कंडीशनिंग की हल्की गुनगुनाहट में मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन यह साफ था। अंदर कोई या कुछ बात कर रहा था। मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। मेरे पैर जैसे शीशे के हो गए थे। नियम 5 मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अगर तुम्हें किसी बंद दुकान के अंदर से किसी के बात करने की आवाज आए तो मत सुनो। मैंने उस आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की। खुद से कहता रहा कि ये बस मेरा वहम है, लेकिन वो हल्की ना समझ आने वाली बड़बड़ाहट जारी रही। दुकान के पास जाते ही और तेज होती गई। मैंने दुकान के शीशे के सामने देखा। खिड़कियां कागज से ढकी हुई थीं, अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरी सांस अटक गई। तब मैंने अपनी रफ्तार तेज की, उसकी तरफ देखने से भी इनकार करते हुए। मैं नहीं जानना चाहता था कि उन कागजों के पीछे क्या है या वो आवाज किस वजह से आ रही है। आवाज अब बढ़ रही थी, साफ लेकिन अब भी अजीब, जैसे कोई पानी के अंदर से बात कर रहा हो। मुझे वहां से दूर जाना था। मैं दुकान के पास से गुजर गया, पीछे मुड़कर देखने से इनकार करते हुए। आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और मेरे शरीर का तनाव थोड़ा कम हुआ। लेकिन जैसे ही मैं कोने से मुड़ा और अगले कॉरिडोर में दाखिल हुआ, मैंने फिर से सुना कदमों की आवाज। लेकिन नॉर्मल कदमों की नहीं, ये खुरदुरी, अनईवन आवाज थी, जैसे कोई ठोस चीज फर्श पर रगड़ रही हो, लगभग लकड़ी या प्लास्टिक जैसी। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। मैं पीछे मुड़ने से पहले ही समझ गया था कि ये क्या है। ये मैनेकिन था। मेरी अंदर की आवाज चिल्ला रही थी कि पीछे मत देखो। नियम 3 याद करते हुए, अगर कोई मैनेकिन तुम्हारा पीछा करता हुआ लगे तो पीछे मुड़कर मत देखो। अगर तुमने उन्हें इग्नोर किया तो वो रुक जाएंगे। अगर तुमने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम जानते हो और वो और पास आएंगे। मैं तेजी से चलने लगा, अपनी आंखें सीधे आगे रखते हुए, अपने पीछे मैनेकिन की हरकतों की बढ़ती आवाज को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए। उसका हर कदम भारी, ज्यादा सोचा समझा लग रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब कदमों की आवाज पास आती गई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। बस चलते रहो, बस चलते रहो, मैंने खुद से कहा। मैनेकिन की हरकतों की आवाज धीरे धीरे कम हो गई और आखिरकार मुझे वो सुनाई देना बंद हो गई। मैंने एक सांस छोड़ी, जिसका मुझे एहसास ही नहीं था कि मैंने रोक रखी थी, और अपनी चाल धीमी की। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन कम से कम मैंने नियम का पालन किया। जो भी मेरा पीछा कर रहा था वो फिलहाल के लिए रुक गया था। तभी मैंने कुछ और सुना। दूर से मशीनरी की गुनगुनाहट। एक एस्केलेटर चल रहा था। मैं जम गया, मेरे चेहरे से खून उतर गया। नियम 10, अगर तुम्हें कोई एस्केलेटर चलता हुआ सुनाई दे तो जांच करने मत जाओ। सिक्योरिटी कैमरास पर उस एरिया को देखो। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ दौड़ा। मैं एक और नियम तोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, खासकर जो अभी अभी मेरे साथ हुआ था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था जब मैं हॉलवे से वापस दौड़ा, उस शांत बंद पड़ी दुकान के पास से और सिक्योरिटी ऑफिस की सुरक्षा की तरफ। मैं दूर से एस्केलेटर की आवाज सुन सकता था, वो जानी पहचानी मैकेनिकल आवाज, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं ऑफिस में घुसा, अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद किया और उसे लॉक कर दिया। मेरी सांसें छोटी उखड़ी हुई आ रही थीं। मैंने फौरन अपना ध्यान सिक्योरिटी मॉनिटर्स की तरफ किया। कैमरा फीड्स बदल बदल कर देखने लगा। एस्केलेटर का कैमरा सामने आया और वहां पे वो था, एक आकृति। वो इंसान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो कुछ और था। वो आकृति लंबी थी, अजीब तरह से लंबी। उसके हाथ पैर लंबे और पतले थे। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। वो एस्केलेटर पर खड़ा था। उसका शरीर सख्त और झटके वाला था। धीरे धीरे अजीब हरकतों में ऊपर जा रहा था, जैसे जैसे सीढ़ियां उसे ले जा रही थीं। मैं स्क्रीन को घूरता रहा, वहीं जम गया। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। आकृति का सर धीरे धीरे घुमा, जैसे कुछ महसूस हो रहा हो, और फिर नामुमकिन रूप से उसने सीधा कैमरे की तरफ देखा, सीधा मेरी तरफ। मॉनिटर्स झिपझिपाने लगे, स्क्रीन स्टैटिक से भर गई। कमरे में एक तेज भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी। मैंने नियम 1 याद करते हुए अपनी नजर कैमरे से हटा ली।
भिनभिनाहट तकरीबन तुरंत बंद हो गई और जब मैंने मॉनिटर्स पर वापस देखा तो एस्केलेटर खाली था। वो आकृति जा चुकी थी। मैं अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं ये और नहीं कर सकता था। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो नियम, वो कमबख्त नियम एक क्रूर खेल की तरह लगने लगे थे जो मुझे तोड़ने के लिए बनाए गए थे। बस ये रात काटनी है, बस कुछ और घंटे, मैंने खुद से कहा। अगले कुछ घंटे शांति से गुजरे। मैं सिक्योरिटी ऑफिस में ही रहा, इतना डरा हुआ कि एक और राउंड नहीं ले सका। मैं मॉनिटर्स पर नजर डालता रहा, खाली हॉलवेज, शांत दुकानें और अब स्थिर एस्केलेटर को देखता रहा। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन ऑफिस की हवा में तनाव घुला हुआ था। तभी मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दरवाजे पर एक दस्तक। मैं उछल पड़ा, मेरा दिल गले तक आ गया। मैं जम गया। मेरी आंखें सिक्योरिटी मॉनिटर्स की तरफ दौड़ीं, ऑफिस के बाहर के हॉलवे को चेक करने के लिए। वहां कोई नहीं था, लेकिन दस्तक फिर से हुई। दरवाजे पर 3 तेज थपकियां, जैसे कोई ठीक बाहर खड़ा हो। और फिर मैंने एक आवाज सुनी, हे रात कैसी गुजर रही है, अब भी लगता है कि नियम मजाकिया हैं? ये जेनेटर था, या कम से कम उसकी आवाज जैसी थी। मैंने मुश्किल से थूक निगला, नियम 8 याद करते हुए। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच सिक्योरिटी ऑफिस का दरवाजा लॉक कर लो और किसी के लिए भी मत खोलो। अगर वो नॉक करें तो जरूरी नहीं कि वो वही इंसान हो जो तुम सोच रहे हो। कंफर्म करने के लिए कैमरास चेक करो। मैंने घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 4:03 हो रहे थे। मेरा दिल सीने में जोर से धड़कने लगा जब मैंने कैमरा फीड फिर से चेक किया। ऑफिस के बाहर का हॉलवे बिल्कुल खाली था, लेकिन दस्तक जारी रही, इस बार और जोर से। जैनेटर की आवाज दरवाजे से गूंज रही थी, दोस्ताना लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। अरे खोलो भी, मैं तुम्हें बताता हूं यहां असल में हो क्या रहा है। मैं जमकर खड़ा रहा। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल के पास मंडरा रहा था। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। आवाज जेनेटर की ही लग रही थी, लेकिन इस वक्त मैं अपनी आत्मा पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने कैमरा फिर से चेक किया, अब भी कुछ नहीं। हॉलवे खाली था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता था। मैं नहीं खोलूंगा। दस्तक अचानक रुक गई। ऑफिस में फिर से सन्नाटा छा गया और मैंने एक कांपती हुई सांस छोड़ी। मैं कैमरा देखता रहा, हिलने की हिम्मत नहीं हुई, जब तक कि आखिरकार जेनेटर स्क्रीन पर नहीं दिखा। वो ठीक दरवाजे के बाहर खड़ा था, सीधा कैमरे में घूर रहा था। उसने फिर से नॉक किया। उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जिस तरह से वो कैमरे में घूर रहा था, वो इंसानी नहीं लग रहा था। उसका शरीर धुंधला होने लगा, जैसे वो धुएं से बना हो, और फिर धीरे धीरे वो हवा में घुल गया, पीछे सिर्फ एक खाली हॉलवे छोड़कर। मैंने घड़ी देखी, 4:30 AM। जो भी था वो जा चुका था। घंटों बाद पहली बार हवा शांत लगी। वो बोझ जो मेरे ऊपर था, वो थोड़ा कम होता महसूस हुआ। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे कंधों से तनाव कम हो रहा है, हालांकि मेरा शरीर अब भी एक खिंची हुई स्प्रिंग जैसा था, जो किसी भी पल टूट सकती थी। मैं उठा। इतनी देर तक मॉनिटर्स पर झुके रहने से मेरी मांसपेशियां दुख रही थी। मुझे अपने पैर सीधे करने थे, थोड़ा घूमना था, बस उस डर को झटकने के लिए जो एक साई की तरह मुझसे चिपक गया था। जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद मैं एक और पूरा पेट्रोल करने के मूड में नहीं था, लेकिन ऑफिस में रहना भी दम घोटू लग रहा था। शायद ऑफिस के आसपास एक छोटा सा चक्कर मेरा दिमाग साफ कर दे। मॉल में अब भी मौत जैसा सन्नाटा था। बिजली की हल्की गुनगुनाहट ही कॉरिडोर में गूंजने वाली अकेली आवाज थी। फ्लोरोसेंट लाइट्स कभी कभी झिपझिपा रही थी, लंबी अजीब परछाइयां बना रही थीं, जो मेरे चलने से हिलती हुई लग रही थीं। मैंने अपनी नजरें नीची रखीं, कोशिश करते हुए कि मैनेकिन्स, दुकानों या उस अजीब खामोशी पर ध्यान ना दूं जो हर चीज पर छा गई थी। जैसे ही मैं सिक्योरिटी ऑफिस के पास कोने से मुड़ा, मैं डर के मारे उछल ही पड़ा। जैनेटर वहां खड़ा था, आराम से दीवार से टिका हुआ, उसी दोस्ताना मुस्कान के साथ जो उसने पहली बार मिलने पर दी थी। इस बार ये असली जैनेटर था। कम से कम मुझे यही उम्मीद थी। वो ज्यादा इंसानी, ज्यादा ठोस लग रहा था उस अजीब परछाई से जो मैंने रात में पहले देखी थी। रात भारी थी, है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज हल्की थी, लगभग चिढ़ाने वाली थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। जब मैं पहले देखी गई चीजों, दस्तक, धुएं में घुलती आकृति को सामने खड़े इस आदमी से मिलाने की कोशिश कर रहा था। कह सकते हो, मैं बड़बड़ाया, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। उसने अपना सिर तिरछा किया। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुमने नियम माने, है ना? मैंने कोशिश की। मैंने कहा। मेरा गला सूख रहा था। ये जगह है क्या? ये नियम है ही क्यों? जैनेटर धीरे से हंसा, लेकिन ये वो दोस्ताना गर्मजोशी वाली हंसी नहीं थी जो रात के शुरू में थी। ये हंसी खोखली थी, उसमें कुछ अंधेरा था। मैंने कहा था, नियम तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए है, उसने कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यहां उससे कहीं ज्यादा हो रहा है जितना तुम समझते हो।
बहुत ज्यादा। मैं एक कदम पीछे हटा। उसके हर शब्द के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम क्या मतलब है? क्या हो रहा है इस मॉल में? उसने कंधे उचकाए। मुस्कान उसके चेहरे पर वापस आ गई। तुम समझ जाओगे या शायद नहीं। दोनों ही सूरतों में इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो बिना कुछ कहे अंधेरे कॉरिडोर में मुड़कर चलने लगा। उसकी चाल धीमी, सोची समझी थी, जैसे उसे जाने की कोई जल्दी ना हो। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। मुझे जानना था कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए थे। रुको, मैं उसके पीछे चिल्लाया। मेरी आवाज खाली हॉलवे में गूंज उठी। तुम्हारा क्या मतलब है बचने का कोई रास्ता नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? जेनेटर नहीं रुका। वो चलता रहा। उसके कदम टाइल्स वाले फर्श पर अजीब से शांत थे। मेरे अंदर निराशा और गुस्सा उबल पड़ा, और इससे पहले कि मैं कुछ समझता, मैं उसके पीछे चल पड़ा, कोई ना कोई जवाब पाने के लिए दृढ़। मैं उसके पीछे कोने से मुड़ा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, हॉलवे खाली था। वो फिर से गायब हो गया था। मेरा दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। जब मैं वहीं खड़ा खाली कॉरिडोर को घूरता रहा। हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी गायब हो गया हो। वो अभी यहीं था। मैंने आसपास देखा, उसके किसी भी निशान की तलाश की, लेकिन मॉल अपनी अजीब खामोशी में वापस डूब गया था। और तभी मैंने सुना एक हल्की दबी हुई रोने की आवाज। आवाज पहले धीमी थी, इतनी धीमी कि नोटिस करना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही मैं वहीं जमकर खड़ा रहा, वो और तेज और साफ हो गई। एक औरत की आवाज कहीं पास में चुपके चुपके सिसक रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नियम जानता था, वो मुझे याद हो चुके थे, और मैं बिल्कुल जानता था कि ये क्या है। नियम 9, अगर तुम्हें किसी ड्रेसिंग रूम से किसी के रोने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलो। मैंने मुश्किल से थूक निगला, उस आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन रोना जारी रहा। ऐसा लग रहा था कि आवाज आगे एक दुकान से आ रही है। दबी हुई सिसकियां सुनसान हॉलवेज में गूंज रही थी। मेरी हर इंस्टिंक्ट मुझे वापस जाने को कह रही थी, ऑफिस जाकर अपनी शिफ्ट का आखिरी घंटा शांति से बिताने को। लेकिन उस रोने में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, एक ऐसी चुंबकीय ताकत जो उसे इग्नोर करना नामुमकिन बना रही थी। क्या पता किसी को सच में मदद की जरूरत हो? क्या पता ये सब मेरे दिमाग का वहम हो? क्या पता ये नियम बस कोई गंदा मजाक हो? मैंने अपना सिर झटका, अपने विचारों को साफ करने की कोशिश की। मैं आज रात पहले ही बहुत सारे नियम तोड़ चुका था। ये कोई मजाक नहीं था। जैनिटर ने मुझे चेतावनी दी थी, और मैं अब उसे इग्नोर नहीं करने वाला था। लेकिन फिर भी रोना जारी रहा। अब ये और तेज था, और ज्यादा जिद्दी। आवाज आगे एक दुकान में कहीं गहराई से आ रही थी। ये सही नहीं लग रहा था। ये बहुत खोखली, बहुत अजीब थी, जैसे किसी असली इंसान के रोने के बजाय किसी के रोने की रिकॉर्डिंग हो। मैं वहीं खड़ा रहा, जिज्ञासा और डर के बीच फंसा हुआ, जब तक कि आखिरकार फैसला मेरे लिए नहीं कर दिया गया। रोना अचानक बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया, बहुत शांत हो गया। हवा भारी, दम घोटू लग रही थी, जैसे मॉल की दीवारें मुझ पर बंद हो रही हों। मेरा सीना जकड़ गया, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। फिर धीरे धीरे एक आकृति उन सिक्योरिटी कैमराज में से एक पर दिखी, जिसे मैं कॉरिडोर से मॉनिटर कर रहा था। मैंने ऑफिस छोड़ दिया था, लेकिन कैमराज अब भी मेरे डिवाइस से जुड़े हुए थे। मैं स्क्रीन से अपनी आंखें नहीं हटा सकता जब मैंने उसे देखा। एक औरत, पीली पड़ी हुई, लंबे काले बालों के साथ, जो उसके चेहरे पर लटक रहे थे, उसकी शक्ल को छिपा रहे थे। उसने सादे, पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। उसका शरीर झुका हुआ था जब वो धीरे धीरे हॉलवे में आगे बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। मेरा दिल गले तक आ गया जब मैंने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते देखा। उसका शरीर दरवाजे के पास जा रहा था। उसके कंधे शांत सिसकियों से कांप रहे थे। वो दरवाजे के ठीक बाहर मंडरा रही थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो कि मैं उसके पीछे अंदर आऊं। मैं एक कदम पीछे लिया, मेरी नब्ज दौड़ रही थी। ये असली नहीं था, ये नहीं हो सकता था। मैंने आज रात अजीब चीजें देखी थीं, लेकिन ये कुछ और ही था। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, उस आकृति के गायब हो जाने की मन्नत मांगते हुए। जब मैंने आंखें खोली वो जा चुकी थी, लेकिन रोने की आवाज फिर से शुरू हो गई, इस बार ठीक मेरे पीछे। मैंने सोचा नहीं, बस दौड़ लगा दी। हॉलवे में जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। उस औरत की चीखें हॉल्स में गूंज रही थीं, हर कदम के साथ और तेज और बेबस होती जा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, एक और झलक देखने का रिस्क नहीं लिया। मैं बस इतना जानता था कि मुझे यहां से अभी निकलना है। जब तक मैं सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचा, मेरी सांस फूल चुकी थी, मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैंने अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद किया, जितनी जल्दी हो सका लॉक किया, और मॉनिटर्स के सामने वाली कुर्सी पर गिर पड़ा। मेरी हर सांस के साथ मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। एड्रेनलिन अभी भी मेरी रगों में दौड़ रही थी। ऊपर लगी फ्लोरोसेंट लाइट्स हल्की हल्की झिपझिपा रही थी, दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे एक कोने में फंसा जानवर जिसके पास भागने का कोई रास्ता ना हो, सिवाय इस हल्की सी उम्मीद के कि मेरी शिफ्ट जल्द ही खत्म हो जाएगी। मैंने मॉनिटर्स पर नजर डाली और मेरा दिल डूब गया।
वो वहां थी, वो औरत, वही पीली पड़ी हुई आकृति, जिसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे, उसी अजीब तैरने वाले अंदाज में। वो अब सिर्फ हॉल्स में नहीं घूम रही थी, वो सीधा सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ आ रही थी। मेरा खून जम गया जब मैंने उसे मॉनिटर्स पर देखा। वो हॉलवे में तैरती हुई आ रही थी, नजदीक और नजदीक। उसकी धीमी झटके वाली हरकतें बेचैन कर रही थीं। वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चलती, वो बस जमीन के थोड़ा ऊपर सरक रही थी। सिसकियां बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी दम घोटू लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास की हवा ही उसके आने से अजीब हो रही है, जैसे हकीकत को ही मोड़ रही हो। मैंने बेताबी से कैमरा फीड्स चेक किए, अलग अलग एंगल्स पर बदलकर। वो नजदीक आ रही थी। मेरी सांस तेज हो गई जब मैंने उसे बंद दुकानों के पास से गुजरते हुए देखा। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ, उसके हाथ उसके बगल में सुस्त पड़े थे। हर सेकंड वो और नजदीक आ रही थी, और मैं महसूस कर सकता था कि मेरी घबराहट बढ़ रही है, मेरे गले में फंस रही है। मैंने नियमों की लिस्ट को कसकर पकड़ लिया अपने कांपते हाथों में। दरवाजा मत खोलना। मैं इस विचार को एक मंत्र की तरह अपने दिमाग में दोहराता रहा। कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। वो औरत ठीक सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर रुक गई। मैं अब उसे मॉनिटर पर देख सकता था। कैमरा ठीक दरवाजे पर लगा था। वो वहां शांत और स्थिर खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह। एक पल के लिए मैंने उम्मीद करने की हिम्मत की कि वो चली जाएगी, कि शायद वो एक बुरे सपने की तरह गायब हो जाएगी। लेकिन फिर दस्तक शुरू हुई। पहले हल्की, मुश्किल से एक थपकी, लेकिन हर दस्तक और जोर से होती गई, जब तक ऐसा नहीं लगा कि पूरा दरवाजा हिल रहा है। मेरी नब्ज मेरे कानों में पीटने लगी, बाकी सब कुछ उसमें डूब गया। वो वहां थी, बस कुछ इंच दूर, दूसरी तरफ, और मैं उसकी मौजूदगी को एक ठंडे बोझ की तरह महसूस कर सकता था जो मुझ पर दबाव डाल रहा था। मैंने मॉनिटर फिर से चेक किया, दुआ करते हुए कि वो गायब हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। उसका शरीर सख्त था, हिला नहीं, लेकिन दस्तक जारी रही, हर गुजरते सेकंड के साथ और जोर से और हिंसा भरी होती गई। दरवाजे का फ्रेम हिलने लगा, जैसे अब और नहीं टिक पाएगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए। यह असली नहीं था, यह असली नहीं हो सकता। लेकिन दस्तक और तेज और जिद्दी होती गई, जैसे कोई अपने मुक्कों से पीट रहा हो। मेरा दिल तेजी से दौड़ रहा था, मेरा शरीर कांप रहा था जब मैं दरवाजे को घूरता रहा, हिलने में असमर्थ। तभी मैंने सुना, हे, दरवाजा खोलो, मैं मैनेजर बोल रहा हूं। मैं जम गया। आवाज जानी पहचानी थी, बहुत जानी पहचानी। ये मिस्टर शर्मा की आवाज थी। लेकिन कुछ गलत लगा। मैंने घड़ी देखी, मेरा दिल सीने में ढोल की तरह बज रहा था। 6:01। एक पल को राहत मिली, लेकिन फौरन शक ने उसकी जगह ले ली। क्या ये सच में वो थे या ये कोई और चाल थी? मैंने आखिरी बार कैमरा चेक किया। वो औरत जा चुकी थी। उस पीली आकृति का कोई निशान नहीं था, ना कोई साया, ना कोई मौजूदगी। सब कुछ ठीक है अंदर? मिस्टर शर्मा की आवाज फिर से आई, अब ज्यादा पास लग रही थी, ज्यादा चिंतित। दरवाजा खोलो, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है। मैं हिचकिचाया, मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर मंडरा रहा था। मैंने रात काट ली थी, है ना? घड़ी दिखा रही थी कि 6 बज चुके हैं, और उन आखिरी पलों में मेरे लिए कुछ नहीं आया था। लेकिन रात की घटनाओं ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, और मैं किसी भी चीज, किसी पर भी बिना आखिरी बार चेक किए भरोसा करने को तैयार नहीं था। मैंने आखिरी बार मॉनिटर पर नजर डाली, ऑफिस के बाहर की फीड को डबल चेक किया, और वहां वो थे, मिस्टर शर्मा, ठीक दरवाजे के बाहर खड़े थे। बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे मैं उनसे पहली बार मिला था। ना कोई अजीब आकृति, ना कोई बिगड़ा हुआ चेहरा, बस वो मैनेजर। कांपते हाथों से मैंने दरवाजा अनलॉक किया और खोला। मिस्टर शर्मा वहां खड़े थे। मेरे चेहरे पर डर देखकर उनके भाव नर्म हो गए। रात भारी थी, हां? उन्होंने पूछा, उनकी आवाज में चिंता भरी थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, अब भी सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए। हां, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। उन्होंने भौंवें सिकोड़ ली, मेरे चेहरे पर खुदे डर को देखते हुए। आप ठीक तो हैं? आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। मेरे मुंह से कड़वी हंसी निकली। कुछ वैसा ही। मैंने विस्तार से कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें मैनेकिन या रोने वाली औरत के बारे में नहीं बताया। अब यह असली नहीं लग रहा था। मैं बस खुश था कि रात खत्म हो गई थी। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में खटक रही थी, एक बात जो मुझे इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले जाननी थी। जेनिटर का क्या हुआ? मैंने अचानक पूछा। जो रात शिफ्ट में काम करता है? मिस्टर शर्मा ने मुझे हैरानी से देखा। कौन सा जेनिटर? मेरा कलेजा मुंह को आ गया।
वही जो पूरी रात यहां था। उसने मुझे फॉलो करने के लिए नियमों की एक लिस्ट दी थी। मिस्टर शर्मा ने ना में सिर हिलाया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। यहां रात में कोई जैनिटर नहीं है। रात में तुम्हारे सिवा यहां कोई काम नहीं करता। मेरा दिमाग चक्कर खा गया। कड़ियां जोड़ नहीं रही थीं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं मिस्टर शर्मा को घूरता रहा। मेरे विचार दौड़ रहे थे। अगर कोई जैनिटर नहीं था तो कौन या क्या मुझे चेतावनी दे रहा था? और वो नियम, वो कहां से आए थे? मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने उन्हें अपनी चाबियां दी, उसी वक्त नौकरी छोड़ दी और बिना पीछे देखे मॉल से बाहर निकल गया। जो कुछ भी वहां हुआ था, जो कुछ भी उस जगह के अंधेरे कोनों में छुपा था, मैं और जानने के लिए वहां नहीं रुकने वाला था। जैसे ही मैं गाड़ी से दूर जा रहा था, रात का बोझ अब भी मेरे सीने पर भारी था। मुझे एहसास हुआ कि कुछ जगहों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। और वो मॉल उन्हीं में से एक था। मैं उस जगह कभी वापस नहीं जाऊंगा।